तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बहुजन समाजवादी पार्टी का यह नारा तब खूब उछला था जब इसके संस्थापक काशीराम इलाहाबाद में भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए थे। दलितों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस नारे का प्रयोग किया गया था। फिर आया साल 2007, जब नारा पूरी तरह बदल गया। बहुजन समाज पार्टी ने एक दूसरा नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं, गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का नारा देते हुए ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया, तो इस राजनीतिक समीकरण की सफलता पर ब्राह्मणों को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन यह समीकरण इस कदर सफल रहा कि बहुजन समाज पार्टी की राज्य में न सिर्फ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बल्कि राजनीतिक भाषा में यह प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद से ही पार्टियां ब्राह्मणों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई। 21-22 के चुनाव में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाने की घोषणाएं भी की गई। इस पर भी खूब राजनीति हुई, यानी यूपी में ब्राह्मण राजनीति ने अपनी एक अलग जगह बनाई, जिसकी वजह से पार्टियां अब ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाने लगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के आगाज से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। 23 दिसंबर की शाम लखनऊ में एक ऐसी बैठक हुई जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी डिनर के लिए एकजुट हुए। हैरानी की बात यह भी रही कि इसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी ब्राह्मण नेता शामिल रहे। ऐसे में लोग इस बैठक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो वहीं लखनऊ के 65 एकड़ में बने राष्ट्रपेड़ा स्थल में 3 ऐसी प्रतिमाएं लगाई गई हैं जो देश की राजनीति के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं और बीजेपी उन्हें अपना आदर्श मानती रही है। ऐसे में बीजेपी द्वारा जनसंघ के इन तीनों नेताओं के बहाने ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देने की कवायद मानी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता करीब 10 से 11% माने जाते हैं। प्रदेश की 110 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है, जिनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। सीएसजीएस लोकनीति के अनुसार 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 89% वोट बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% समर्थन मिला। 2017 में भी भाजपा को 83% ब्राह्मण वोट मिले थे, जो इस वर्ग के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। बात साल 2007 की करें तो साल 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। उस बार उनकी पार्टी में भी 21 विधायक ब्राह्मण समाज के थे। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला और इस बार भी सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण थे। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के ट्रेंड ये बताते हैं कि जिस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, उस पार्टी की ही यूपी में सरकार बनी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही 14 महीने दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिगड़े राजनीतिक समीकरण को बीजेपी दुरुस्त करने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी समाज को दोबारा साधने का दांव चल चुकी है। अब पार्टी की नजर अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय को मजबूती से जोड़े रखने की है। लखनऊ के 65 एकड़ में बने राष्ट्रपेड़ा स्थल में लगी प्रतिमा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की है। तीनों नेता देश की राजनीति के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं और बीजेपी उन्हें अपना आदर्श मानती है। ऐसे में जनसंघ के इन तीनों नेताओं के बहाने ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देने की कवायद मानी जा रही है। बीजेपी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी और ओबीसी वोट बैंक को साधने का दांव पहले ही चल चुकी है। जनसंघ के 3 संस्थापक ब्राह्मण नेताओं के जरिए ब्राह्मण समाज को साधे रखने में लग गई है। लखनऊ में 2 दिन पहले ही बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जाति आधारित राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका और प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई।
बीजेपी विधायक की बैठक ब्राह्मण राजनीति को लेकर हुई। यह भावना भी सामने आई कि सत्ता और संगठन के स्तर पर ब्राह्मणों की राजनीतिक आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ऐसे समय में जब पार्टी के भीतर विभिन्न जातीय समूह अपनी एकजुटता और संवाद के जरिए शक्ति संतुलन साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं, ब्राह्मण विधायकों की यह बैठक एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखी जा रही है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा, खासकर तब जब वह कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के तुरंत बाद हुई हो। एक तरफ बीजेपी ओबीसी आधार को मजबूत करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ ऊंची जातियों के भीतर भी यह भावना है कि उनकी अनदेखी ना हो। ठाकुरों की कुटुंब परिवार बैठक और अब ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा अलग ही किस्सा बयां कर रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपने कोर वोट बैंक को जोड़े रखने की कोशिश करे। ऐसे ही 2020 में विकास दुबे और उनके कई साथी कथित एनकाउंटर में मारे गए थे। विपक्षी दल इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। उस समय कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में काफी मुखर हुई थी और पार्टी के उस वक्त के नेता जितिन प्रसाद ने बाकायदा ब्राह्मण चेतना मंच नाम की संस्था बनाई थी। हालांकि बाद में जितिन प्रसाद खुद बीजेपी में आ गए हैं। साल 2017 में 70% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और बीजेपी को ज्यादा सीटें जीतने में ब्राह्मणों का समर्थन काफी मददगार रहा। न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपी में सरकार बनने के बाद उन्हें कभी वह भागीदारी नहीं मिली जो उन्हें इस व्यापक समर्थन के एवज में मिलनी चाहिए थी। इसी वजह से ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी स्वाभाविक है। अब बात यूपी के 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की करते हैं। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मण का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन, बहुगुणा श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी बने। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम रहे। वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। हालांकि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्र जैसे ब्राह्मण नेता चेहरा हुआ करते थे, पर सूबे की सत्ता में कांग्रेस की तरह उनकी हनक नहीं रही। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, जबकि पिछले दिनों से सपा से लेकर बसपा और बीजेपी की कई बार सरकारें बनी, लेकिन सूबे को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसी तवज्जो नहीं मिली जैसी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। अब बात यूपी में ब्राह्मण सियासत की करते हैं। कांग्रेस के राज में ज्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय के बने, लेकिन बीजेपी के उदय के साथ ही ब्राह्मण समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हुआ। यूपी में जिस भी पार्टी ने पिछले 3 दशक में ब्राह्मण कार्ड खेला, उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया, जबकि सपा बसपा को 5-5% ब्राह्मण वोट मिले। कांग्रेस को लगभग 11% ब्राह्मणों ने वोट दिया। 2019 लोकसभा में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों ने वोट किया, लेकिन सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को 6-6% ब्राह्मण वोट मिले। राजपूत ब्राह्मण की सियासत। साल 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर आए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार में ब्राह्मणों की हनक पहले की तरह नहीं दिखी। सूबे के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 प्रतिनिधि ब्राह्मण समुदाय से हैं। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और ब्रिजेश पाठक जैसे ब्राह्मण समुदाय के मंत्री सरकार में शामिल हैं। इसके बावजूद विपक्ष योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाकर उन्हें अपने पाले में करना चाहती है। ऐसे में हर चुनाव में हर पार्टी का ब्राह्मण प्रेम दिखता ही है, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या फिर बसपा। ब्राह्मण समाज प्रभुत्वशाली होने की वजह से राजनीतिक
हवा बनाने में भी सक्षम है। 1990 से पहले तक सत्ता की कमान ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन इसके बाद से राजनीतिक पार्टियां उन्हें महज वोट बैंक की तरह ट्रीट करती आ रही हैं। और यही वजह है कि इस बार भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, चाहे वो मायावती हो, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा। सबने ये शुरू कर दिया है, अपने अपने तरीके से लोग ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।